हेलो एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ एमसीक्यूज ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हमारा दूसरा सेशन है एमसीक्यूज पे और आज जिस टॉपिक पे हम एमसीक्यूज का सेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं इट इज़ द ओरिजिन्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे वजूद में आ गया, जो हमारा दूसरा लेक्चर है इन बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सीरीज़ हमारा अभी चल रहा है। तो स्ट्रेट अवे हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। Who coined the terms macroeconomics and microeconomics? Macroeconomics और microeconomics की टर्म्स किसने पहले प्रेजेंट की, किसने इनको कॉइन किया, इनको डेवलप किया? तो आपके सामने ऑप्शंस है जेम केनीज, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल एंड रैगनर फ्रिश। तो इन चार में से आपको ये बताना है कि किस इकोनॉमिस्ट ने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म्स कॉइन की। तो अप्रोप्रिएट यहाँ पे जो आंसर है इट इज़ डी ऑप्शन, रैगनर फ्रिश। तो इन्होंने ही इन टर्म्स को कॉइन किया है, यानी कि बनाया है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि रैगनर फ्रिश वॉन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन, किस साल में रैगनर फ्रिश ने नोबेल प्राइज हासिल किया इकोनॉमिक्स की साइंस में? तो आपके सामने चार ऑप्शंस है, 1969, 1979, 1968 एंड 1978। इन चार ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन है, जो सही आंसर है, इट इज़ द फर्स्ट वन, दैट इज ए पार्ट, ए ऑप्शन। इट इज़ 1969 जब रैगनर फ्रिश को नोबेल प्राइज मिला इन द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स। हमारा तीसरा क्वेश्चन है ग्रेट डिप्रेशन स्टार्टेड इन, ग्रेट डिप्रेशन कब स्टार्ट हुआ? तो आपके सामने चार ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है 1939 यूएसए, यानी कि 1939 में जो है वो यूएसए में ये स्टार्ट हो गया। 1929 इंग्लैंड, ये इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ 1929 में। 1930 जर्मनी एंड 1929 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ग्रेट डिप्रेशन है वो स्टार्ट हो गया 1929 में। तो दो ऑप्शंस में दिया गया है 1929, लेकिन एक में लिखा है बी में इंग्लैंड और डी में यूएसए। तो हम जानते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गया फ्रॉम यूएसए, इट स्टार्टेड इन यूएसए। सो द appropriate and correct answer is the D option, 1929 United States of America. हमारा फोर्थ एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग डिडंट हैपन इन द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन में इनमें से कौन सी चीज़ नहीं हुई? तो आपके सामने चार ऑप्शंस है। पहला है मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है मैसिव ओवर प्रोडक्शन, तीसरा है सब्सटैंशियल डिक्रीज इन रियल इनकम और चौथा है इंक्रीज इन वर्ल्ड ट्रेड। तो आपने ये बताना है कि इन चार चीज़ों में से क्या नहीं हुआ ग्रेट डिप्रेशन में। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट तो हो गया, मैसिव ओवर प्रोडक्शन भी हो गई, यानी कि प्रोडक्ट्स थे मार्केट में लेकिन उनको लेने वाला कोई नहीं था। सब्सटैंशियल डिक्रीज भी हो गया रियल इनकम में। तो हमारा जो यहाँ पे सही आंसर है इट इज़ द डी पार्ट, डी ऑप्शन, इंक्रीज इन वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड में इस वक्त इंक्रीज नहीं हुआ बल्कि ग्रेट डिप्रेशन की वजह से वर्ल्ड ट्रेड में डिक्रीज हो गया। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बारे में कौन सी चीज सही है? तो आपके पास चार ऑप्शंस है। नो ओवर प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन, यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स में यह भरोसा किया जाता था कि ओवर प्रोडक्शन लॉन्ग रन में नहीं होगी। नो अनएम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा या मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। मार्केट्स आर सेल्फ करेक्टिंग एंड देन द डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपने गौर से लेक्चर को सुना होगा तो आपने ये देखा होगा कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स में ये समझा जाता था कि ओवर प्रोडक्शन नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट लॉन्ग रन में नहीं होगा, मार्केट्स खुद को खुद करेक्ट करने वाले हैं। तो इसलिए जो अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे है, ऑप्शन यहाँ पे है, इट इज़ द डी वन, ऑल ऑफ द अबव। हमारा जो सिक्स्थ एमसीक्यू है इट इज़ हु रोट द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी एंड व्हेन इट वाज पब्लिश्ड। आप ये बताइए कि किसने किताब लिखी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और ये कब पब्लिश हो गई? तो आपके सामने चार ऑप्शंस है। जेम केनीज ने इसको लिखा in 1946, then we have Alfred Marshall in 1926, we have J.S. Mill in 1936 and then we have J.M. Keynes in 1936. तो यहाँ पे जो
सही आंसर है इट इज द फोर्थ वन, द डी ऑप्शन। जेम केनीज ने इस बुक को लिखा और इसको पब्लिश किया गया 1936 में। इसके ऑथर है जेम केनीज। इट वाज द रेवोल्यूशनरी बुक। हमारा जो 7th MCQ है, इट इज बिलीफ दैट मार्केट्स आर सेल्फ करेक्टिंग वाज हेल्ड बाय। कौन ये समझ रहा था कि मार्केट्स जो है वो खुद को खुद से करेक्ट करने वाले हैं, खुद को खुद ठीक करने वाले हैं, इनके पास ऐसा मैकेनिज्म है। तो आपके पास ऑप्शन है, जेम केनीज ये भरोसा रखता था, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ये भरोसा रखते थे, बोथ ए एंड बी, यानी कि जेम केनीज भी ये भरोसा रखता था और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स भी ये भरोसा रखते थे, नन ऑफ द अबव। तो आपने करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे इट इज द B1 कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है वो ये भरोसा करते थे, उनके पास ये एक बिलीफ था कि जो मार्केट्स होते हैं वो सेल्फ करेक्टिंग होते हैं, वो खुद को खुद करेक्ट करते हैं। हमारा 8th MCQ है, जेम केनीज बिलीव्ड दैट। जेम केनीज किस चीज पे इनमें से भरोसा करता था? मार्केट्स आर नॉट सेल्फ करेक्टिंग, मार्केट्स में बी सेल्फ एग्रेवेटिंग, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या जेम केनीज इस पे भरोसा करते थे कि मार्केट्स जरूरी नहीं है कि वो खुद को खुद से ठीक करेंगे? जी हाँ, वो ये भरोसा कर रखते थे कि मार्केट्स पे हम एतमाद नहीं कर सकते हैं कि वो खुद को खुद से ठीक करेंगे। दूसरा, मार्केट्स में भी सेल्फ एग्रेवेटिंग, यानी कि मार्केट्स जो है अगर प्रॉब्लम स्टार्ट होगी तो मार्केट मैकेनिज्म की वजह से ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। क्या जेम केनीज इस पे भरोसा करते थे? यस, ही बिलीव्ड दिस। एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इंपॉर्टेंट। क्या जेम केनीज ये भरोसा रखते थे कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए? यस, जेम केनीज बिलीव्ड इन दीज थिंग्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये जो पहले ABC ऑप्शंस है ये सब चीजें जेम केनीज इन पे भरोसा करते थे, रखते थे कि ऐसा सिस्टम में है। So our 9th question is MCQs. Government can intervene in economy through. Government economy में intervene कर सकता है, मुदाखलत कर सकता है, किस तरीके से? Fiscal policy, monetary policy, both fiscal policy and monetary policy, none of the above. तो इनमें से जो सही आंसर है it is the C1, क्योंकि गवर्नमेंट जो है और जेम केनीज ये भरोसा रखते थे कि गवर्नमेंट को करना चाहिए इंटरवेंशन इन इकोनॉमीज थ्रू फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। हमारा जो लास्ट अब MCQ है, इट इज जेम केनीज रेवोल्यूशनरी एनालिसिस लेड टू द बर्थ ऑफ। जेम केनीज की जो एनालिसिस है इसकी वजह से कौन सा सब्जेक्ट वजूद में आ गया, कौन सी चीज वजूद में आ गई? तो आपके सामने ऑप्शंस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। तो अगर आप देखेंगे इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज B1। उन्होंने जो एनालिसिस दी, एक नया फ्रेमवर्क डेवलप किया कि इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है, कैसे वर्क करती है, तो इसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट वजूद में आ गया, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। आई होप कि आपने ये जो मुख्तसर सेशन है, ब्रीफ सेशन जो है MCQs का, इसको आपने एंजॉय किया होगा और अपना असेसमेंट किया होगा कि आपने कितना जो दूसरा लेक्चर है, दूसरा टॉपिक है द ओरिजिन्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको आपने कितना अच्छे से समझा है। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।